राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा में सियासी गलियारों में ओबीसी का शोर अभी से सुनाई देने लगा है। हर कोई दल ओबीसी पर डोरे डाल रहा है। प्रदेश सरकार ने महेंद्रगढ़ में चुनाव से पहले बड़ा ओबीसी सम्मेलन समाज के लोगों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। सम्मेलन से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ओबीसी को लेकर किए गए कामों के लिए भी सीएम नायब सैनी की जमकर पीठ थपथपाई है। अमित शाह ने कहा है कि नायब सैनी सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर इसमें वेतन और कृषि से आय को जोड़ा नहीं जाएगा। इसमें लाखों लोगों को लाभ होगा। सम्मेलन से ही गृह मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव आने पर अब बीसी की माला जपते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा ओबीसी समाज की विरोधी रही है। 1957 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहब कमीशन बना। कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1990 में जब लाया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 2 घंटे 43 मिनट भाषण देकर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया है। इसके विपरीत बीजेपी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्या ओबीसी वोटर गेम चेंजर साबित होंगे? क्या जातीय समीकरण साधने में सत्ता मिलेगी? हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए। एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है। मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। इसका दरवाजा 24 घंटा 365 दिन आपके लिए खुला रहेगा। मैं आपको गारंटी देकर जाता हूं। पिछड़े समुदाय में बड़ी संख्या में हाथ से काम करने वाले हमारे कौशल युक्त भाई बहन आते हैं। हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, जेवर गढ़ने वाले, कपड़े सिलने वाले, मूर्ति मकान आदि बनाने वाले सभी साथी पिछड़े वर्गों में ही आते हैं। आपका देश के निर्माण में बड़ा योगदान है। इसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उसकी शुरुआत की, जिसका लाभ हमारे ओबीसी समाज को मिल रहा है। इससे पहले परिवारवादी पार्टियों ने कभी भी पिछड़े दलित समुदाय को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कभी भी पिछड़े वर्ग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया। कभी भी आपका मान सम्मान नहीं बढ़ाया। उसकी मानसिकता पिछड़ा वर्ग एससी विरोधी रही है। कुछ नई घोषणाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने की है, जिनका निश्चित तौर से ओबीसी को लाभ होगा। और पहले से ही सरकार ओबीसी के लिए बहुत से योजनाएं, बहुत चिंता उसकी कर रही है, जिससे ओबीसी को बहुत लाभ हो रहा। और ओबीसी का आशीर्वाद निश्चित तौर से इस सरकार को रहता है। देखिए, बहुत ही अच्छा एक माहौल है और मैं समझता हूँ निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। केंद्रीय हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। उनसे हम इस मसले पर चर्चा भी करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजरंग दास गर्ग जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि सीधे तौर पर जब हमने सुना रैली में अमित शाह को, तो निशाना साधा गया कांग्रेस पार्टी पर कि आप लोग जो हैं वो SC/ST विरोधी रहे हैं, आपने वो काम नहीं किए जो काम अब बीजेपी सरकार बड़ी बेहतरी के साथ कर रही है। सीधे तौर पर निशाने पर आप थे। देखिए मैडम जी, कांग्रेस पार्टी कभी जात पात की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 बरादरी को साथ लेके चलती है।
जात पात का जहर घोलना भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मुख्य एजेंडा रहा है। भाई को भाई से लड़ाने का काम इनका हमेशा से रहा है। हरियाणा में अगर चुनाव आएंगे तो ये जाट नॉन जाट का खेल खेलेंगे, देश के अंदर हिंदू मुसलमान करेंगे, मगर हम वो नहीं करते। मगर ओबीसी की आपने बात कही है, मैं बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने जब भी ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर चालू की है, सबसे पहले 1.5 लाख रुपए की, जैसे केंद्र सरकार ने 1.5 की, हरियाणा ने 1.5 की, 2.5 की, 3.5 की, 3.5 की। जैसे जैसे केंद्र सरकार ने क्रीमी लहर बढ़ाई है, हरियाणा ने उस समय पहले 6 लाख हमारे समय में आई, हमने 6 लाख की। मगर आप देखिए केंद्र सरकार ने जब 6 लाख की जगह 8 लाख की, हरियाणा सरकार ने उस समय 8 लाख नहीं की। जो 6 लाख थी, 6 लाख के अंदर भी उसमें खेती की इनकम, नौकरी, अदर इनकम उसके अंदर जोड़ी गई, जबकि पूरे देश के अंदर ऐसी योजना कहीं नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार ने 8 लाख की योजना लागू किए हो कितने समय हो गया, आपने उस टाइम क्यों नहीं कही? ये चुनाव के समय ये चुनावी जुमला है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच आती है, घर घर जा रही है, 22 के 22 जिलों के। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि आपने जो काम किए, क्या आप उनको गिनवाते हुए नहीं दिखते हैं? अलग अलग वर्गों के लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए या उनकी भागीदारी के लिए, उनके पार्टिसिपेशन के बारे में आप बात नहीं करते? मैंने आज सुना अमित शाह जी का भाषण, सैनी साहब जी का भाषण। ये देखो 10 साल का चिट्ठा, हमने हमारा चिट्ठा भी छापा है, सरकार का भी छापा है। ठीक है प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, आपका रुख करना चाहूंगी। लेकर जा रहे हैं, 10 साल में हमने यह किया, भाजपा ने क्या किया? ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है। अब किसने क्या किया वो तो जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, अब करीब 3 महीने बचे हैं विधानसभा में। ठीक है 10 साल का चिट्ठा, ठीक है, 90 के 90 विधानसभा के अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है बजरंग दास जी, हो गया अब, ठीक है। ठीक है, आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बजरंग दास जी? मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक? आगे मैडम जी। हाँ ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, सारे वर्गों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। उनका कहना है कि आप जिस तरीके से प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बंटवारे का काम कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हैंड होल्डिंग करके, हाथ थाम कर आगे बढ़ाने का काम करती है। देश को बांटना हो, भारत माता के टुकड़े करने हो, धर्म के नाम पर देश को बांटना हो, इससे बड़ा पाप तो स्वतंत्र भारत में हुआ नहीं। ये अगर पाप है, ये अगर कुकर्म था कोई भारत के विरुद्ध, तो ये भी बजरंग जी की पार्टी ने किया था। रही बात, एक से रुको बजरंग दास जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। इतनी देर से आप बोल रहे थे, आपको बीच में प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान ने नहीं टोका। आप प्लीज, आप अब सुनिए, आप इतना धैर्य तो रखिए बजरंग दास जी। देखिए आपके साथ ये समस्या है, आपके साथ जब भी मैं डिबेट में बैठती हूँ ये प्रॉब्लम होती है। आप प्लीज सुनिए, आप धैर्य रखिए प्लीज। बजरंग जी धैर्य रखिए। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में और बजरंग दास जी की पार्टी के काम करने की शैली में सीधा सीधा अंतर है। बजरंग दास गर्ग जी दलितों को, पिछड़ों को स्वाधीनता प्राप्ति से लेकर आज तक बहकाते रहे, बहलाते रहे, फुसलाते रहे और वास्तव में उनको चोट पहुंचाते रहे। इस देश में अनुसूचित जातियों के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बड़े कोई नेता हुए नहीं स्वाधीन भारत में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मजबूरी में कैबिनेट में शामिल करने के बाद कैबिनेट छोड़ने के लिए विवश करना, अपनी सरकार कई दशकों तक रहते हुए जिस पार्टी के नेताओं ने, पंडित नेहरू ने, इंदिरा जी ने खुद के लिए भारत रत्न रिकमेंड कर दिया, उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने में शर्म आती रही, इनके हाथ कांपते रहे। जिस पार्टी ने, जो पार्टी अपने आप को दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का हितैषी बताने की कोशिश कर रही है और हम पर
सवाल खड़े कर रही है उस पार्टी के बारे में मैं बताता हूं कि ये केवल दलितों को डराते हैं, गुमराह करते हैं, पिछड़ों को बहकाते हैं, भड़काते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में हम सबका साथ, सबका विकास, इस प्रक्रिया में सब मिलकर प्रयास करते हुए उनका हाथ पकड़कर उनको आगे बढ़ाते हैं। बताइए, कांग्रेस पार्टी एक तरफा धुरंधर दमदार बहुमत के साथ देश में सरकार बनाती रही, हरियाणा में बनाती रही। कभी हरियाणा को कोई पिछड़े वर्ग का कार्यकर्ता इनका मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ देखना अच्छा लगा क्या? अगर अच्छा लगता तो ये बनाते। कोई अनुसूचित जाति का, कोई पिछड़े वर्ग का कोई कार्यकर्ता, मुझे 2 वाक्य कहने दीजिए, केवल 2 वाक्य। कांग्रेस पार्टी ने क्या किसी पिछड़े वर्ग के अपने कार्यकर्ता को, हमारे नहीं, अपने कार्यकर्ता को इस देश का प्रधानमंत्री के बनने के योग्य पाया क्या? हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के योग्य पाया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने देश को पहला पिछड़े वर्ग में आने वाला, गरीब तबके में आने वाला प्रधानमंत्री भी दिया, हरियाणा को मुख्यमंत्री दिया। हम केवल बातें नहीं बनाते, हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस बात पर इतना एम्फसाइज करके बार बार बीसी ओबीसी की बात अपने भाषण में इतनी बार करके, ये क्या, किस तरफ संकेत देने की कोशिश आप लोगों की? मैं उत्तर देता हूं, मैं एक वाक्य में उत्तर दूंगा। वो सम्मेलन ओबीसी के सम्मान का सम्मेलन था, तो स्वाभाविक रूप से उसमें उस समाज के उस तबके को एड्रेस किया जाना था। समाज के अलग अलग वर्गों के लिए कार्यक्रम, सम्मेलन कांग्रेस भी करती है, अन्य दल भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, बजरंग जी यहां बैठे हैं, बजरंग जी की पार्टी में आज भी मुख्यमंत्री की कुर्सी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कुनबे के लिए रिजर्व है। अपनी जाति से बाहर वो जाने नहीं देना चाहते हैं। आज भी बजरंग जी कह दें, क्या सपनों में भी इनकी सरकार बनती हो 24 में, सपने में कह रहा हूं, तो सपने में भी क्या ये किसी पिछड़े वर्ग के अपने कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह सकते हैं? साहब सपने में भी नहीं कहेंगे। यही हाल इंडियन नेशनल लोकदल का है। ठीक है, परिवारों के लिए आरक्षित है, जातियों के लिए आरक्षित है। ये ब्राह्मण को, पिछड़े को, ये वही लोग हैं जो ब्राह्मण को भी उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, पिछड़े को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री की कुर्सी आरक्षित रखना चाहते हैं। साहब, ऐसी पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी पर जाति की बात करने का आरोप लगाती हुई अच्छी लगती है क्या? ठीक है वीरेंद्र चौहान जी। बजरंग दास गर्ग जी। सोनल जी, ऐसे ये अपने आप को ओबीसी के अध्यक्ष कहते। मैं पूछना चाहता हूं, मनोहर लाल जी पहली बार सांसद में गए और इंद्रजीत जी 5वीं बार सांसद बने, वो ओबीसी नहीं थे? उनको तो राज्य मंत्री, जो पहले राज्य मंत्री रहे कांग्रेस के राज्य में भी राज्य मंत्री, उनको फर्स्ट कैबिनेट मंत्री बनाया। जो उनके गुजर मंत्री है उसको राज्य मंत्री नहीं, मतलब अब जो दक्षिण से आवाज उठनी चाहिए, जो राज साहब की तरफ से आवाज उठनी चाहिए, हरियाणा को कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाई जा रही है, ये भी अच्छी बात है। पिछड़े वर्ग से आने वाला मुख्यमंत्री है, मुझे दर्द है। वीरेंद्र चौहान जी सुन लीजिए, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उठाने वाले एक बात लो, दलितों की बात करते, एक एक करके प्लीज आप बात करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, हमने दलितों के लिए, गरीबों के लिए, ठीक है वीरेंद्र जी, आपको पूरा सुना गया है, प्लीज आप बजरंग दास गर्ग जी को बोलो। हमने इतने काम किए, हमने गरीबों के घर के अंदर 10 लाख से ज्यादा पीने की पाइप की लाइन बिछाई, टुंटिया फ्री टंकी लगा के, 100 गज के प्लाट 3,82,000 दिए। यहाँ तक कि 2 रुपए किलो गेहूं, पर किस वर्ग के लिए क्या काम किया गया है? ये अगर बीजेपी पार्टी गिनवाती है तो फिर तकलीफ क्यों है? आप भी तो बात है अपने काम ही गिनवा रहे हैं ना। आप किस पार्टी में क्या प्रतिनिधित्व इस चीज, सपने में बनने वाली सरकार का मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? इन्होंने वो काम को बंद कर दिया। इनकी सरकार आते ही 2014 में जो हमने दलितों के हक में, जो बीएससी के हक में जो योजना लागू की, सारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। ये बात है, जाते जाते बोल रहे हैं कांग्रेस की
100 गज की योजना बढ़िया थी, हम प्लाट देंगे 755 लोगों को सिर्फ कागज देके नू कहते वो योजना बड़ी 10 साल क्यों नहीं दिया? ठीक है, आपने क्यों योजना बंद करी गरीबों की? ठीक है, ठीक मैं है। ये पूछना चाहता हूँ, 10 साल का जवाब दीजिए। और हमने यही सवाल मांगा है, इनके दोनों के बात लिखी है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या ठीक किया, है, कांग्रेस ने वीरेंद्र क्या चौहान किया? जी, इनका कहना है कि आपने सारी योजनाएं बंद कर दी, दलितों के हक में, ओबीसी के हक में बहुत काम किया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आपने आते ही सब ताले बंद कर दिए। झूठों के सरताज अगर कोई हैं तो इनके बड़े नेता भी हैं, इनके हरियाणा के नेता भी हैं, और हमारे बजरंग दास जी भी ऐसा करते हैं। आप मुझे बताइए बजरंग दास जी, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और उसे संवैधानिक दर्जा देना ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपको किसने रोका था? हरियाणा को पहला पिछड़े वर्ग से आने वाला मुख्यमंत्री किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आपके हाथ ना पहले किसी ने पकड़े थे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि सपने में जो आपकी कभी भी आने वाले 10-20 साल में सरकार बनेगी, आप उसके लिए कह दीजिए कि हम तो मुख्यमंत्री अपने एक ओबीसी कार्यकर्ता को बनाएंगे। आप में न कहने का साहस है न करने का। जब कह ही नहीं सकते तो करेंगे कैसे? मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। पिछड़े वर्गों के लिए ग्रुप ए और बी की पोस्टों में आरक्षण 27% होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो निर्णय कर दिया। आपके हाथ किसने पकड़े हुए थे? ये श्रेष्ठ काम करने से आपको किसने रोका हुआ था? बजरंग दास, सवाल सिर्फ इतना है कि बजरंग दास जी गर्ग केवल और केवल झूठे जुमले उछालकर गरीब तबके के भोले भाले लोगों को गुमराह करके सत्ता में रोकना चाहते हैं। वो तो होना नहीं, वो तो होना नहीं आदरणीय बजरंग जी। सोनल जी एक बात बताओ, जिस प्रकार राव इंद्रजीत का बार बार बयान आता, वो एक बयान आया कि मुख्यमंत्री का रास्ता ईरबेल से जाता है। 2014 में भी सरकार बनाने में हीर बेल्ट का मुख्य रोल था। 2019 के अंदर 40 सीटें आई, मगर हीर बेल्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जनता को थोपती है, जनता के ऊपर। मुख्यमंत्री उन्होंने पहले मनोहर लाल को थोपा, वो राव इंद्रजीत ओबीसी नहीं था क्या? उसको क्यों नहीं बनाया? मतलब आज की डिबेट मुझे ऐसा लग रहा है, बनाए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि दक्षिण की आवाज ज्यादा उठाई जा रही है। बस एक सवाल का जवाब दीजिए। की आवाज बजरंग दास गर्ग जी उठा रहे हैं। गर्ग साहब, भाजपा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बजरंग दास जी ना, एक सवाल का जवाब। ठीक है बजरंग दास जी, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। अगर कांग्रेस में मुख्यमंत्री विधायक बनाते तो चौधरी भजनलाल 2005 में, ठीक है, कौन विधायक कहां से किस मुख्यमंत्री का रास्ता कैसे साफ होता है ये तो समय बताएगा। दोनों ही पार्टियों में कंफ्यूजन का माहौल। अगर ठीक कांग्रेस में है, मुख्यमंत्री बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी आपका। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या ओबीसी वोटर गेम चेंजर साबित होगा? क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं अब उनको रिझाने की कोशिश में लग गई हैं। अमित शाह के संबोधन में साफ तौर पर हमने सुना कि योजनाएं उनकी तरफ से गिनवाई गई। साथ ही कांग्रेस की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो योजनाएं थी उन पर ताला लटका दिया गया बीजेपी की तरफ से। अब देखना यह होगा कि ओबीसी वोटर क्या गेम चेंजर साबित होता है, आगे किस तरीके के जातीय समीकरण बनते हैं और सत्ता किसके हाथ में आती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हासिल।